तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 1989 से संसद के नज़ारों को जिन लोगों ने देखा है और भाषण सुना है, उनके मन में एक तस्वीर जरूर बनी होगी। एक जवान, आउटस्पोकन, निडर और बेबाक लीडर, बहुत पुरसुकून चेहरा, एक बड़े देश और लोकवादी अंदाज को नुमाया करने वाली दाढ़ी। ये है देवेंद्र प्रसाद यादव। 1977 से राजनीतिक जीवन में कदम रखने वाले ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपने कारनामों से जनता का दिल जीत लिया। इतनी इज्जत करता है आदमी की, छोटे से छोटा जाओ, बड़े से बड़ा जाओ, उस कैसा महान आदमी हमें नजर नहीं आ रहा। देवेंद्र यादव के मन में उमंगे हैं, एक कल्पना है अपने देश और अपने प्रदेश को ऊंचा उठाने की, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक समाज को राहतें पहुंचाने की और भविष्य को रोशन बनाने की। ये देखा कि जब भी गए, हमारा अगर बच्चा भी गया तो एक आवाज पे आवाज है। आज हम देवेंद्र प्रसाद यादव के एक लंबे सियासी सफर और उनकी सफलताओं का जायजा लेने के लिए उनके साथ और उनके ज्ञान और इतिहास का एक जायजा लेते हैं। आपने एनडीए से नाता क्यों तोड़ लिया? एनडीए जनता की आकांक्षाओं, करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कसौटी पर नहीं उतर पा रही थी। क्योंकि एनडीए में लगातार हमने देखा जिस तरह से निजीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है, उदारीकरण है, इसको बढ़ावा दिया गया और विनिवेश नीति के चलते ये अकेला एनडीए सरकार है आज़ादी के इतने 56 वर्ष में कभी विनिवेश मंत्रालय नहीं था। यहाँ एक विनिवेश मंत्रालय खोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश मंत्रालय के जरिए जो लाभ देने वाली सरकारी उपक्रम था उसको औने पौने दाम में बेच दिया गया और लोगों को बेरोजगार किया गया। बेरोजगारी ही गरीबी का कारण है, बेरोजगारी है इसलिए गरीबी है, रोजगार का अवसर नहीं खोला गया। यहाँ तक कि विनिवेश मंत्रालय के जरिए राष्ट्रीय संपत्ति को धड़ल्ले से बेचा गया। इस विनिवेश मंत्रालय का नाम हमने कहा था, संसद में कहा था, एनडीए में रहकर कहा था कि इसका नाम राष्ट्रीय संपत्ति बेचो मंत्रालय रखा जाए। ये पहली बार हुआ देश में कि लाभकारी सरकारी उपक्रम को बेचा जाए। जितने पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी जिसमें बेनिफिट था, लाभ दे रही थी, उसको बेचा गया। इससे बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ी। जहाँ तक किसानों का सवाल है, अभी मैं खास करके बिहार या उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ क्रय केंद्र खुलना चाहिए और किसानों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य 560 रुपये क्विंटल धान का और 620 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम है, लेकिन समर्थन मूल्य भारत सरकार देने में असमर्थ साबित हुई है, जिससे किसानों का, मान लीजिए बच्चे की शादी है, किसानों के बच्चे की पढ़ाई लिखाई का काम है, किताब पेंसिल लेना है, रोजमर्रे के और उपयोगी सामान बाजार से खरीदना पड़ता है। तो किसानों को कोई दूसरा जरिया नहीं है, मात्र कृषि उत्पादन है, धान और गेहूं या अन्य फसल, जिसको बेचकर उनके घर में और भी रोजमर्रे के काम हो सकते हैं। लेकिन किसानों को औने पौने दाम में, बिल्कुल डिस्ट्रेस सेल में अपने धान को, गेहूं को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि समर्थन मिल जाए तो एक माली हालत में कुछ सुधार हो सकती है। एनडीए में कई ऐसे मुद्दे हैं। मिट्टी तेल का दाम एनडीए में, आप जानते हैं, मिट्टी तेल गरीब लोग उपयोग करते हैं। मिट्टी तेल का दाम तक को बकसने का काम नहीं हुआ। मिट्टी तेल का दाम 4-5 साल पहले जब एनडीए की सरकार आई थी, उसमें 4-4.5 रुपये केजी मिलता था, लीटर मिलता था। अब मिलता है अभी 11-11.5 रुपये लीटर मिट्टी तेल का दाम। ये गरीब उपयोग करते हैं, गरीब कहाँ से पैसा लेगा। कई ऐसे सवाल हैं, जैसे डीजल है, उसका दाम बढ़ा, उर्वरक है, खाद कारखाना, तो 1 दर्जन खाद कारखाना बंद कर दिया गया। खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, सिंचाई का प्रबंध तो आप देख ही रहे हैं, कोई संरचना अलग से नहीं हो पाया, क्षमता नहीं बढ़ाई गई सिंचाई का। इसलिए किसानों का, गरीबों का, गांव का घोर उपेक्षा हुआ है एनडीए सरकार द्वारा। एनडीए सरकार सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देती रही, समय समय पर भावनाओं के आधार पर देश को बांटने का कोशिश होता रहा। इसलिए भी हम एनडीए से नाता तोड़ना, हमारा जो 26 साल का कमिटमेंट था
जो हमारा समर्पण था, जो हमारा पॉलिटिकल लाइन था, उसमें कहीं न कहीं हमको ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारा कमिटमेंट है, जो समर्पण है, जो आस्था है, उस पर किसानों और गांव के गरीबों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को ऊपर उठाना, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन बसर करते हैं, गरीब में से गरीब को बांटा गया। इसलिए एनडीए से नाता तोड़ने के कई बुनियादी मुद्दा है, जिसके चलते हमको ऐसा लगा कि देश के व्यापक हित में, देश की एकता अखंडता में, देश की जो धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है, जो भारत का आज़ाद संविधान का धर्मनिरपेक्षता है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। किसानों के माली हालत और बिगड़ती गई, गरीब और अमीर के बीच का फासला और बढ़ता गया और आर्थिक विषमता इतना बढ़ा, बेरोजगारी विनिवेश के चलते, उदारीकरण के चलते, विनिवेश नीति के चलते बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ाया गया। इसीलिए कई ऐसे मुद्दे थे जिससे हमारा बुनियादी डिफर हो गया, फर्क हो गया। संसद में देवेंद्र यादव ने हमेशा ही सेक्युलर सभ्यता को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। वो सरकार में रहते हुए भी सच्ची बात कहने से कभी नहीं डरे। 3 दिसंबर 2001 को संसद में अपने भाषण में यादव जी ने कहा, कट्टरपंथी विचारधाराएं चाहे हिंदुओं की तरफ से हो या मुसलमानों की तरफ से, उनकी निंदा करनी ही चाहिए। यदि देश को बड़ा बनना है, देश के सेक्युलर ढांचे को मजबूत रखना है, तो कट्टरपंथी ताकतों की निंदा होनी ही चाहिए। करोड़ों लोगों को राम पर विश्वास है, कृष्ण पर विश्वास है और करोड़ों को हजरत मोहम्मद साहब पर श्रद्धा है। श्रद्धा और भावनाओं के आधार पर देश को बांटने का काम होगा तो देश मजबूत नहीं हो सकता। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आरजेडी ही एक ऐसी धारा है, राजनीतिक धारा है, जिस धारा को विरासत में सिद्धांत मिला हुआ है धर्मनिरपेक्षता का, सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सबसे मजबूत धारा राष्ट्रीय जनता दल महसूस हुआ। इसलिए ये राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐतिहासिक फोर्स है, ऐतिहासिक ताकत है, जिसको कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सींचा था, जिसको कभी चौधरी चरण सिंह ने गांव किसान का सवाल उठाया था। आज लालू प्रसाद जी उसके सुप्रीमो हैं, कमांडर इन चीफ है इस धारा के, और वो गांव गमौत की बात करते हैं, गरीबों का सवाल उठाते हैं। कल इसी धारा के नेता रहे हैं स्वर्गीय कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसीलिए हमको लगा कि धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और सामाजिक न्याय की राजनीति, सामाजिक न्याय के पर कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की जो धारा है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचार था, चिंतन था, उसको मजबूत करने के लिए हमने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुआ। और लालू प्रसाद जी का हाथ मजबूत होगा तो मैं समझता हूँ गांव किसान और गरीबों का हाथ मजबूत होगा। 23 जुलाई 2002 को संसद में गुजरात पर होने वाली बहस में हिस्सा लेते हुए यादव जी ने कहा, गोधरा की घटना को लेकर सभी दलों ने भर्त्सना की है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे हमारी सांप्रदायिक सद्भावना कलंकित हुई है। इंसानियत और मानवता के इतिहास में निश्चित रूप से ये निंदनीय घटना है, लेकिन उसके बाद गुजरात और अहमदाबाद में जो घटनाएं घटी वे अत्यंत ही निंदनीय हैं। इन घटनाओं से सांप्रदायिक सद्भाव में इतना बिगाड़ हुआ है कि केवल राहत कार्य चलाने से और दंगा पीड़ितों को पुनर्निवास करने से तुरंत सामान्य स्थिति नहीं आएगी। हम अपने संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और हम अपने झंझारपुर संसदीय क्षेत्र को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना चाहते हैं और उसमें हमने काफ़ी प्रयास किया है और प्रयास में हम अभी पूरी तरह कामयाब नहीं पाए हैं, लेकिन मुझको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय पैमाने पर अपने क्षेत्र के विकास को या अपने क्षेत्र को, संसदीय क्षेत्र को राष्ट्रीय मानचित्र पर जरूर खड़ा करेंगे आने वाले समय में विकास के मामले में। और ख़ास करके मैं समझता हूं कि जो सांप्रदायिक सद्भावना है और राष्ट्रीय एकता है, उसके लिए भी हम जनता के बीच में अपना वोट के लिए अपील करेंगे। हमारे घर का एक बच्चा भी आता है देवेंद्र जी के पास, हमारे सांसद हैं, तो प्रॉपर रिस्पॉन्स लेते हैं और कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय के लोग इनके यहाँ जब आते हैं तो बिना भेदभाव किए उनका जो समस्या है उसका सही समाधान करते हैं। हमारे क्षेत्र में सबसे मेन समस्या बाढ़ सुखाड़ का है और चीनी मिल का समस्या इन्होंने जब से 89 से जीता है संसद में तभी से उठा रहे हैं। हो सकता है उनको कामयाबी नहीं मिली है, इसीलिए फिर लोहट और सकरी 2 चीनी मिल है झंझारपुर कंस्टिट्यूंसी में, दोनों चीनी मिल हर हालत में चलना चाहिए। और इस बार फिर मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया है कि हम जीत के आएंगे
फिर इसको मॉडर्नाइजेशन करावेंगे, आधुनिकीकरण करावेंगे उसको। उत्तर बिहार को बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका से बचाने के लिए सरकार द्वारा मास्टर प्लान बनाने की जरूरत पर जोर देने के लिए वे हमेशा आवाज उठाते रहे। सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर उत्तर बिहार के दिल में रहते हुए भी इन्होंने 9 दिसंबर 2002 को दिल्ली में किसानों का विशाल और अभूतपूर्व संसद मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सांसद जी अपने हजारों कार्यकर्ताओं सहित पुलिस की लाठियों एवं पानी के तोप से घायल हुए। फिर भी वे सरकारी कार्रवाइयों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर और जनता विकास के मुद्दे पर और खास करके जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है, अपने मर्जी से जनता हमको चुनेगी। चूँकि हमारा काम है, हमारे काम के आधार पर और जिस तरह से हमने राष्ट्रीय राजमार्ग दो राष्ट्रीय राजमार्ग झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत कराया है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग में काम तेजी से शुरू हो गया है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग में काम शुरू होने वाला है। अभी दो हमने CRF सड़क, जो बहुत ही इंटीरियर इलाका है, मधेपुर का इलाका है, CRF से जो भेजा से आपको मधेपुर सड़क है 9.5 किलोमीटर, जिसमें 2 करोड़ 77 लाख रुपया स्वीकृत कराया, जो रोड अब प्रगति पर है, कंप्लीट होने जा रहा है। दूसरा है ठेंगहा प्रसाद से लेकर अररिया तक, वो भी रोड हमारा बनने की प्रक्रिया में है। तो दो CRF रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, बलराजगढ़ को हमने राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित किया है और उसमें हमारा काम, घेराबंदी का काम शुरू हो गया है। बाहुबड़ी से मैंने नवटोली पुल 48 लाख की लागत से बनाया है, जिसमें 3 ब्लॉक को जोड़ा है। खजौली लदनिया को बाहुबड़ी से जोड़ने का काम किया है। इसके बाद हमने पांची में पुल बनाया है, पांची नदी में, जो लौकी को पूरब से पश्चिम तक जोड़ती है। लौकी मुख्यालय को, लौकी प्रखंड मुख्यालय को महादेव मठ से और नेपाल की सीमा अंधरा मठ बाजार है, उससे जोड़ने का काम किया, ऐतिहासिक पुल। और इसके बाद हमने जानकी नगर धार में एक पुल बनाया है 48 लाख से, जो पुल हमको पूरे कोसी इलाके, मधेपुर के प्रखंड के कोसी इलाके से जोड़ती है। और हम बनाए हैं बांकी भगवानपुर का पुल, कई महत्वपूर्ण पुल पुलियों का निर्माण किया हूँ। यातायात को विशेष प्राथमिकता में दिया है। इसीलिए हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता अपने सेवक को चुनेगी, आशीर्वाद देगी और हमको निश्चित रूप से कामयाब बनाएगी। ये हमको भरोसा है, विश्वास है। रात के यदि 2 बजता हो, 1 बजता हो, 12 बजता हो, कभी भी टेलीफोन कोई करता है उनकी समस्या सुनने के लिए, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा सांसद नहीं है जो इस तरह की काबिलियत के साथ में उनके हेल्प करता हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी से आता हो, चाहे महल से आता हो, चाहे किसी भी समस्या को समाधान के लिए हो। तमाम लोगों को माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी तुरंत उनकी समस्या निदान के लिए 12 बजे रात कर भी अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर तुरंत उनके साथ चलने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें देवेंद्र जी जैसे नेता को ही वोट देना चाहिए, जो कि सामाजिक सद्भावना से जुड़े हुए आदमी हैं, जिन्होंने हम सभी को एक सूत्र में बांध दिया है। तो क्यों ना लालटेन छाप पर देके हम अपने नेता को जिताएं, गरीबों के नेता, मजलूमों के नेता,
भाई लालू जी के समर्थन में हम देवेंद्र जी को पुनः वोट देंगे, संसद में। सही बात है, हम लोग भी देंगे। 5 साल की ये बड़ी भागा दौड़ी आपने, 5 साल की ये बड़ी भागा दौड़ी आपने, बैठो वाजपेयी जी अब चैन से, मोहर मारो मारो यारो, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे। 5 साल की ये बड़ी भागा दौड़ी आपने, 5 साल की ये बड़ी भागा दौड़ी आपने, बैठो वाजपेयी जी अब चैन से, मोहर मारो मारो यारो, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे। शिवसेना ने किया बिहारी अपमान, तो चुप रहा नीतीश बिहारी का संतान जो, चुप रहा नीतीश बिहारी का संतान जो, चुप रहा नीतीश बिहारी का संतान जो। शिवसेना ने किया बिहारी अपमान, तो चुप रहा नीतीश बिहारी का संतान जो। दुर्घटना मंत्री अब दिल्ली बड़ी दूर है, दुर्घटना मंत्री अब दिल्ली बड़ी दूर है, ले बदला गेन गेन के, मोहर मारो मारो यारो, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे। करोड़ों नौजवान जहां बेरोजगार है, अटल जी को चढ़ा भारत दूधे का बुखार है, अटल जी को चढ़ा भारत दूधे का बुखार है, अटल जी को चढ़ा भारत दूधे का बुखार है। करोड़ों नौजवान जहां बेरोजगार है, अटल जी को चढ़ा भारत दूधे का बुखार है। गरीबों के घर चूल्हे नहीं जलते, गरीबों के घर चूल्हे नहीं जलते, नेताजी का मनुआ में लेते, मोहर मारो मारो यारो, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे। रक्षा करेगा चाहे कफन छोड़ जो, अभिनेता चलेगा न लाओ किसी और को, अभिनेता चलेगा न लाओ किसी और को, अभिनेता चलेगा न लाओ किसी और को। रक्षा करेगा चाहे कफन छोड़ जो, अभिनेता चलेगा न लाओ किसी और को। ऐसे में मनाए जो फील गुड फैक्टर, ऐसे में मनाए जो फील गुड फैक्टर, उन्हें लटकाओ उल्टा पेड़ पे, मोहर मारो मारो यारो, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे। 5 साल की ये बड़ी भागा दौड़ी आपने, 5 साल की ये बड़ी भागा दौड़ी आपने, बैठो वाजपेयी जी अब चैन से, मोहर मारो मारो यारो, मोहर मारो यारो लालटेन पे, मोहर मारो यारो लालटेन पे। देश का नेता कैसा हो, देवेंद्र यादव कैसा हो, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद।
बिहार के विकास के लिए अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो प्रशंसकों और आलोचकों की जुबान पर माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी का नाम ही आता है। उन्होंने हमारे बिजली पानी जो भी कोई समस्या हमारी थी आधी रात में जाके कर हॉस्पिटल में इलाज करे छे त रहे छे, मदद करे छे। देवेंद्र जी ऐसे नेता अभी इस पार्लियामेंट में क्या इस हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि ये युवा नेता है और इनका जो खून है जो है गर्म है। ये गरीबों के लिए, ये अमीरों को कम पसंद करते हैं और गरीब को ज़्यादा ये भला चाहते हैं। ये अभी 56 वर्ष में जहाँ जिस गली में रोड नहीं बना था, जहाँ पे लाइट का सुविधा नहीं था, वहाँ पे ये देवेंद्र जी ने सब कुछ ये दिए हैं। अब मेरे गांव की बात लीजिए, मेरा छोटा सा गांव एक है देवी टोल, और डीपी यादव जी ने, देवेंद्र जी ने अपने बाहुबल से, अपने शोर से, अपनी पैरवी से ये पूरे गांव को चमका दिए हैं। इसलिए पूरे गांव जगह जगह देखिए, मधेपुर क्षेत्र देखिए, विधानसभा क्षेत्र है, झंझारपुर देखिए, मधुबनी देखिए, जहाँ जहाँ देखिए आप, वहाँ डीपी यादव जी का, देवेंद्र जी का नाम नाम है। इसलिए इनको सब युवा और लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, सब इनको वोट देना चाहता है। देवेंद्र जी के राजनीतिक विरोधियों ने साम धाम दंड भेद जैसी निचले स्तर की गिरी हुई राजनीति का इस्तेमाल करते हुए कोशिशें की कि देवेंद्र यादव को हार का मुंह दिखा सके, लेकिन हर बार बिहार की जनता से इन विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी है। बिहार के लोगों का कहना है कि देवेंद्र यादव आज भी राजनीतिक आसमान पर सूरज की तरह चमक रहे हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो बाढ़ सुखाड़ का मामला है, जो अस्थायी समाधान के लिए हमने संसद मार्च किया था 9 दिसंबर 2002 को, 2 दिन तक संसद में बहस होता रहा। राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी समाधान के लिए हम संघर्ष करेंगे और हमको पूरा भरोसा है इसमें। अभी हमने जो संघर्ष किया था उसमें 30 करोड़ रुपया ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय खोलने के लिए नेपाल और भारत की सीमा में ये स्वीकृत हुआ है। क्योंकि बाढ़ आने के बाद तटबंध टूट जाती है, स्कूल टूट जाते हैं, सड़क टूट जाती है और करोड़ों रुपए का फसल बर्बाद होता है। इसलिए बाढ़ सुखाड़ सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा समस्या है, जन समस्या है। इसीलिए हम उस पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता से हम ध्यान देंगे, जीतने के बाद भी, कि बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान हो, भारत नेपाल वार्ता हो जाए और नेपाल भाग में अधिग्रहण क्षेत्र, जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है, और हाई लेवल डैम बनने के बाद उसमें पन बिजली भी पैदा होगा, रोजगार का अवसर भी हमारे कंस्टिट्यूंसी में झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर बिहार के 18 जिलों का उसमें फसल की भी बचत होगी, पानी का भी नियंत्रण होगा, सिंचाई का भी प्रबंध होगा और पन बिजली से रोजगार का भी अवसर मिलेगा। इसीलिए बहुत बड़ा समस्या है बाढ़ सुखाड़। ये लोखा बाजार में नेपाल से सटा हुआ लैंड कस्टम स्टेशन है, वो हमारा खुलने के स्टेज में है, उसको भी परिणति तक हम ले जाएंगे। जहाँ तक किसानों को क्रय केंद्र खोलकर जो समर्थन मूल्य है, हम चाहेंगे कि किसान हर ब्लॉक में क्रय केंद्र खुले, प्रोक्योरमेंट सेंटर, और किसानों को समर्थन मूल्य उसका मिले, ताकि किसानों का माली हालत सुधरे। जो कृषि आधारित उद्योग है, उस उद्योग को भी भारत सरकार के सहयोग से वो पुनः चालू हो जाए, उसको भारत सरकार अंडरटेक कर ले। इस दिशा में भी हम सकारात्मक पहल करेंगे। जहाँ तक सवाल है वहाँ इलाके में पुल पुलिया या नदियों की समस्या है, जो अधूरे पुल हैं, जैसे भूती बलान का पुल है, वो हम चाहेंगे उसका भी निर्माण समय से 104 NH में है, वो समय से हो जाए। ये हमारा प्राथमिकता होगा। और जो दूर संचार के क्षेत्र में है या दूरदर्शन के क्षेत्र में है या और भी जो आधारभूत संरचनाएं हैं, उसको हम जरूर उसमें प्राथमिकता देंगे, ताकि हमारा पूरा झंझारपुर संसदीय क्षेत्र राष्ट्रीय मानचित्र पर खड़ा हो जाए। देवेंद्र यादव जी द्वारा किए गए विकास कार्य। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 मुजफ्फरपुर, दरभंगा, झंझारपुर, फूलपरास, परहैया, फारबिसगंज 1997 में स्वीकृत कराया और इस महत्वपूर्ण पथ के निर्माण हेतु निधि भी आवंटित कराई। देवेंद्र जी ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 104 स्वीकृत कराया, जिसके निर्माण हेतु निधि भी आवंटित करा दिया गया है। ये सड़क चकिया, मधुबन, सीतामढ़ी, उमगांव, जयनगर, लदनिया, लोकहा, लोकही होकर नराहिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 में मिल जाएगा। संसदीय क्षेत्र में अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता को देवेंद्र प्रसाद जी के प्रयास से बढ़ाकर ज्यादा लोगों के लिए उपयोगी बनाया गया है।
चतुर्भुज पिपराही में डाकघर की स्वीकृति देवेंद्र प्रसाद जी ने ही कराई है। नवहत गांव में पंचायत संचार सेवा केंद्र की स्वीकृति इन्हीं के द्वारा की गई है। शिक्षण कार्य निर्बाध एवं सुचारू रखने हेतु देवेंद्र जी ने अपने ऐच्छिक निधि से अधिकांश विद्यालय भवनों का निर्माण कराया है। बाबू बरही, खुटौना एवं फूलपरास उच्च विद्यालयों में देवेंद्र जी ने अपने ऐच्छिक निधि से कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की है। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में नदियों पर महत्वपूर्ण जन उपयोगी पुल का निर्माण कराया। बाबू बरही में नवटोली पुल निर्माण, लुखी में पांची पुल निर्माण, मधेपुर में जानकी घाट पर कोसी पुल, भगवानपुर पथ निर्माण, बाबू बरही बाजार में पीसीसी सड़क निर्माण। 2 केंद्रीय सड़क निधि से सड़क निर्माण, मधेपुर भेजा सड़क निर्माण, ठेंगहा प्रभार से अररिया निर्माणाधीन। बाबू बरही बलराजगढ़ को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित कराया और घेराबंदी कार्य प्रारंभ। हमारा जो गरीब आदमी है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, वो हमको अपना आदमी समझता है। सबसे बड़ी पूंजी हमारी यही है कि गरीब आदमी हमको अपना आदमी मानता है और यही हमारा संबल है हमारी सफलता का और आगे बढ़ने का और फैसला लेने का। कठोर से कठोर निर्णय लेने में हमको समय नहीं लगता है। बिहार की जनता देवेंद्र प्रसाद जी को भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार को उन्नति के पथ पर अग्रसर कराएं। सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों और सभी वर्गों के लोग, सभी वर्ग के लोग, दबे कुचले लोग, गरीब लोग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, चाहे समाज का जो अंतिम व्यक्ति है और जो हमारा मतदाता पूरे इलाके के मतदाता बालिक है, उनसे मेरा यही अपील है कि काम के आधार पर, मेरे निष्ठा के आधार पर, और मैं समझता हूँ हमने किया है प्रयास और क्षेत्र का हुआ है विकास, हम और करेंगे प्रयास और होगा हमारे क्षेत्र का विकास। हम अपने क्षेत्र को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना चाहते हैं विकास के मामले में और हम अपने क्षेत्र को यातायात से सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम यातायात को देना चाहते हैं, क्योंकि दूरी कम हो जाए और रोजगार का अवसर खुले और हमारी जो गरीबी है, फटेहाली है उस इलाके का, और जो नदियों से परेशानी है, सभी नदियों को भी पुल बनाकर हम नाथने का एक अथक प्रयास किया है और जो भी प्रयास हमने किया है वो जनता के सामने है, जनता के समक्ष है। इसीलिए हमारा अपील है, प्रार्थना है कि जनता इसको मूल्यांकन करे, हमारे काम को और समीक्षा करे और तब अपना मत को सोच समझ कर, मैं निश्चित रूप से हमको जो हमारा काम है उसके आधार पर हमको चुने। ये मेरा अपील है, प्रार्थना है।